पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती क्या है। जो महिलाएं जो 35 साल की उम्र के बाद गर्भवती होती हैं या फिर जिनको पहले से कोई मेडिकल डिसऑर्डर हो, जैसे उनको पहले से डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, एपिलेप्सी हो, कोई दिल की बीमारी हो, या फिर जिनकी पहले ऑप्स हिस्ट्री या पहली प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई हो, जैसे 2 से ज़्यादा उनको अबॉर्शन हुए हों, पहले 2 या 3 सिजेरियन हो चुके हों, या कोई मायोमेक्टमी या फाइब्रॉइड की हिस्ट्री हो, उनको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर डालते हैं। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी को डील करने के लिए हमारे पास हॉस्पिटल में 24/7 फैसिलिटी उपलब्ध है। जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा यादव है। मैंने MBBS एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर से करी है। फिर सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली से मैटरनल फिटल मेडिसिन और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में फेलोशिप की है। इसके बाद एम्स जोधपुर से सीनियर रेजिडेंसी की है 3 ईयर की। पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती क्या है। जो महिलाएं जो 35 साल की उम्र के बाद गर्भवती होती हैं या फिर जिनको पहले से कोई मेडिकल डिसऑर्डर हो, जैसे उनको पहले से डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, एपिलेप्सी हो, कोई दिल की बीमारी हो, या फिर जिनकी पहले ऑप्स हिस्ट्री या पहली प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई हो, जैसे 2 से ज़्यादा उनको अबॉर्शन हुए हों, पहले 2 या 3 सिजेरियन हो चुके हों, या कोई मायोमेक्टमी या फाइब्रॉइड की हिस्ट्री हो, उनको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर डालते हैं। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी को डील करने के लिए हमारे पास हॉस्पिटल में 24/7 फैसिलिटी उपलब्ध है। गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, एनेस्थीसिया, इसके अलावा ICU टीम और इसके अलावा सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी उपलब्ध है अगर कोई पेशेंट को रिक्वायरमेंट होती है तो। इसके अलावा न्यूनेटल जो केयर है उसके लिए भी सुविधा उपलब्ध है, निकू की फैसिलिटी है। इसके अलावा निकू में जो भी वेंटिलेटर चाहिए होता है, इंक्यूबेटर चाहिए होता है, जो नर्सिंग स्टाफ, ये सब हमारे पास प्रॉपर्ली ट्रेंड है। पहले तो सोनोग्राफी के लिए भ्रांति फैली हुई है कि सोनोग्राफी से बच्चे को नुकसान होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोनोग्राफी पूरी तरह से सेफ है और ये काफ़ी बहुत डिकेड से ऐसा चलता आ रहा है कि इनकी सेफ्टी कंफर्म है हमारे पास। इसके अलावा अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाती है तो सबसे पहले जो सोनोग्राफी हम कराते हैं 1.5-2 महीने के अराउंड हम सोनोग्राफी कराते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे की धड़कन बनी हुई है कि नहीं बनी हुई। इसके अलावा उसकी वायबिलिटी, वो बच्चेदानी के अंदर है कि नहीं है, वो हम चेक करते हैं। इसके बाद जो 3rd मंथ होता है उसके अंदर हम एक सोनोग्राफी करते हैं जिसको NT-NB स्कैन बोलते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे को कोई डाउन सिंड्रोम नाम की जो मंदबुद्धि वाली बीमारी होने का खतरा है कि नहीं है। फिर इसके बाद हम एक और सोनोग्राफी कराते हैं, 3rd सोनोग्राफी, ये हम जिसको एनोमली स्कैन बोलते हैं। ये 5th मंथ में किया जाता है, जिसमें बच्चे में कोई बनावटी खराबी है कि नहीं है तो वो देखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर सारी प्रेगनेंसी कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है तो हम डायरेक्ट फिर सोनोग्राफी 8वें महीने में कराते हैं, ये देखने के लिए कि बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है नहीं हो रही, उसके चारों तरफ पानी ठीक है कि नहीं है और बच्चे में ब्लड का फ्लो ठीक है कि नहीं है। तो ये मतलब मोटी मोटी 4 सोनोग्राफी होती है। बाकी अगर कोई हाई रिस्क पेशेंट रहता है जिसके बच्चे को ग्रोथ कम होने का खतरा होता है तो हम 7 मंथ से भी 4 वीकली मॉनिटरिंग पे रख सकते हैं उसको। जी, जो भी हमने कैंसर भी मेंशन किए उनमें से जो सर्वाइकल कैंसर है यही एक ऐसा कैंसर है जो बहुत स्लो ग्रोइंग कैंसर होता है और जो अपनी प्री कैंसरस या कैंसर से जो पहले की स्टेज है उसमें 10 से 15 साल तक रहता है। तो ये ट्रूली प्रिवेंटेबल कैंसर है जिसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या होता है, जो पूरे वर्ल्ड में जो कैंसर के केसेज हैं उसमें से जो सर्वाइकल कैंसर है, तो जो वर्ल्ड का टोटल बर्डन है उसका 20% सर्वाइकल कैंसर हमारे इंडिया के अंदर कॉमन है। तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एक टेस्ट होता है, बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है जिसको पैप्समियर नाम से टेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, बच्चेदानी के मुहासे का एक डंडी होती है लकड़ी की जिसको आयरिस स्पैचुला बोलते हैं, उससे चेक करते हैं। ठीक है, तो अपन उससे चेक कर लेंगे तो हम 80% तक सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये जो हम स्क्रीनिंग होती है 25 से 65 साल की महिलाओं में करते हैं हर 3 साल के अंदर। इसके अलावा जो सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन भी उपलब्ध है इंडिया के अंदर। जो हम अपने जो बच्चियां होती हैं 9 से 15 साल की, उनको हम ये वैक्सीन लगा सकते हैं। तो हम लगभग 90% सर्वाइकल कैंसर के बर्डन को कम कर सकते हैं अपने देश में। जी, एक तो महिलाओं के अंदर जो कैंसर है उसमें से 4 कैंसर मुख्य पाए जाते हैं। एक तो जो ब्रेस्ट का कैंसर होता है जिसको स्तन का कैंसर कहते हैं वो, दूसरा अंडाशय का कैंसर जिसको अंडेदानी का कैंसर या ओवेरियन कैंसर बोलते हैं, तीसरा गर्भाशय का कैंसर जिसको एंडोमेट्रियल कैंसर बोलते हैं, और चौथा बच्चेदानी का मुंह का कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। तो ये 4 कैंसर जो है कॉमनली पाए जाते हैं। इन कैंसर में अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है कि उसके फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर या फिर कोई और कोई कैंसर है, गर्भाशय का या कोलोन कैंसर है, तो उनको जल्दी स्क्रीनिंग करानी पड़ती है। उसका एक अलग एज क्राइटेरिया है। इसके अलावा अगर किसी महिला को जैसे कुछ हर कैंसर के अलग अलग लक्षण होते हैं, जैसे स्तन कैंसर है तो उसके लिए मरीज को अपना खुद ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर महीने करना चाहिए। इसके अलावा अगर उनको ब्रेस्ट में कुछ गांठ महसूस होती है या बगल में कुछ गांठ महसूस होती है या निपल से कुछ अलग तरह का डिस्चार्ज आता है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर का उसको हो सकता है, ये शुरुआती लक्षण है। तो अपने आसपास जो भी डॉक्टर उनसे कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो गायनोकोलॉजिकल कैंसर है उसके अंदर जो ब्रेस्ट के जो एंडोमेट्रियल और सर्वाइकल कैंसर है
उसमें जनरली क्या होता है कि मरीज को पीरियड्स में परेशानी आती है सबसे पहले, जैसे पीरियड या तो जल्दी जल्दी आ जाएंगे या फिर हैवी फ्लो रहेगा या बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। इसके अलावा 2 पीरियड्स के बीच में भी स्पॉटिंग हो सकती है। इसके अलावा जो सर्वाइकल कैंसर वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, पोस्ट कोइटल स्पॉटिंग या फिर संबंध बनाने के बाद स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा जो सर्वाइकल कैंसर वाले पेशेंट होते हैं उनमें नीचे से कोई डिस्चार्ज वगैरह आते हैं कि अलग फाउल स्मेलिंग या अलग तरह का डिस्चार्ज आता है। तो अगर जो भी ये भी कोई भी लक्षण आता है तो उनको एंडोमेट्रियल या सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। इसके अलावा जो हमारा ओवेरियन कैंसर या अंडाशय वाला कैंसर होता है उसमें कुछ अलग से सिम्टम नहीं आती। मरीज को जनरली लगेगा कि पेट में फुलावट है या पेट में कोई गांठ महसूस हो रही है, खान पान में कुछ परेशानी हो रहा है, तो वो भी एक लक्षण हो सकता है कि उसको अंडादानी कैंसर हो सकता है। जी, पीसीओडी को एक्चुअली मतलब एक डिजीज या लाइफस्टाइल डिजीज भी बोलते हैं। पीसीओडी होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो बीमारी होती है ये 3 सिम्टम लेके आते हैं पेशेंट के अंदर, या तो उसको पीरियड की अनियमितता होगी या मुंह पे मुहासे हो जाएंगे या फिर उसके अंदर चेहरे पे अनचाहे बाल आ जाएंगे। तो ये जो परेशानी होती है तो उसको पीरियड इरेगुलर आते हैं बेसिकली, मतलब उसको 2-3 महीने तक पीरियड नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो हैवी फ्लो रहता है, तो ये वाली परेशानी उसको रहती है। और ये जो चीज़ होती है कि ये ओवुलेशन को अफेक्ट करती है बेसिकली, मतलब प्रेगनेंसी में परेशानी करती है। तो वो अगर प्रेगनेंसी का ट्राई करते हैं तो काफ़ी मरीजों को दिक्कत आती है कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो इसके प्रिवेंशन के लिए हम ये कर सकते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज है तो हम लाइफस्टाइल को ठीक कर दें। उसकी अगर लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है तो उसको हेल्दी करें। उसका खान पान में परेशानी है तो उसको अच्छा खाना, हेल्दी खाना खाना चाहिए। और फिर भी अगर उसको प्रेगनेंसी में परेशानी आ रही है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। जी, जैसे ही अगर मेरे जो मरीज़ है उसके 6-7 दिन ऊपर हो जाते हैं पीरियड जो एक्सपेक्टेड, उसके बाद अगर यूपीटी पॉजिटिव अगर उनका आ जाता है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से तुरंत ही उनको कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हमें स्टार्ट करनी होती है ताकि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट और मरीज़ का ठीक रहे। दूसरा क्या होता है, अगर ये भी कंफर्म होना चाहिए कि बच्चा बच्चेदानी के अंदर, ट्यूब के अंदर नहीं, क्योंकि अगर ट्यूब के अंदर होता है तो वो हाई रिस्क केस बन जाता है, उसमें माँ की जान को खतरा बन जाता है। तीसरा कि कुछ अगर माँ को पहले से कोई डिजीज़ हो, जैसे उसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, एपिलेप्सी, तो कुछ कंडीशन में क्या होता है हमें दवाइयों की या तो डोज चेंज करनी पड़ती है या फिर वो दवाइयाँ देनी पड़ती है जो प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग सेफ हो, तो वो भी चेंज करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर उसकी पहले की हिस्ट्री खराब है, जैसे प्रेगनेंसी की हिस्ट्री, बार बार कुछ अबॉर्शन हो रहे हैं या खून पतला या गाढ़ा होने की समस्या है, तो भी हमें कुछ अलग से इंजेक्शन स्टार्ट करने होते हैं, तो वो अर्ली प्रेगनेंसी में स्टार्ट करने होते हैं। तो अवश्य ही जैसे उनको पता लगे उनको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जी, मैं चित्रपाल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मेरा टाइमिंग 10 से 5 है। इसके अलावा जो इमरजेंसी में मैं 24 आवर उपलब्ध।